अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं रेड सी की सिचुएशन के हवाले से और उसी पस मंजर में हम एनालाइज करेंगे पाकिस्तान और इंडियन नेवी को और उसके साथ साथ हाउथीज ने क्या नई कार्रवाइयां की हैं। तो मैं बताता चलूं कि हाउथीज ने 6 जून को 3 शिप्स पर अटैक करने का दावा किया। इनमें से एक ग्रीक ओन शिप थी जो कि इंडिया का कार्गो लेकर जा रही थी मिस्र की तरफ। उसको उन्होंने मिसाइल से हिट किया जिसकी वजह से काफी ज्यादा डैमेज हुआ है उस शिप को। और उसके अलावा एक अमेरिकन वेसल भी थी जिसका नाम मेर्सक सेल्टर था। इस शिप को भी उन्होंने डिस्ट्रॉय करने का दावा किया है या एटलीस्ट डैमेज तो किया है। इसको लेकर हमने अपने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि इंडियन कार्गो पर जब ये अटैक होता है, ये इंडियन कार्गो ले जाने वाली शिप पर, तो इंडियन गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर खामोश रहती है। उसकी मोस्ट प्रोबेबली रीजन इलेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया भी जो अपने आप को बिल्कुल अनबायस्ड कहता है वो भी इस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए है। अब यहाँ अहम चीज ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिकन शिप को भी नुकसान पहुंचाया हाउथीज ने और उस शिप को भी जो कि इंडिया का कार्गो लेकर जा रही थी। लेकिन उसके बाद 7 जून को बर्तानिया और अमेरिकन एयरफोर्स मिलकर हाउथीज के ठिकानों पर बमबारी करते हैं। 4 टारगेट्स को बॉम्ब किया जाता है अमेरिकन और बरतानवी जहाजों के जरिए और ये अल हुदैदा पोर्ट पर मौजूद थे। हुदैदा पर इससे पहले भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी जाती हैं। हाउथीज ने यहाँ पर अंडरग्राउंड मिसाइल्स अपने रखे हुए हैं, पूरी की पूरी बेसिस हैं हाउथीज की इन जगह पर। ये यानी कि काफी ज्यादा अहम जगह है। इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिरीन यहाँ ये बात कर रहे हैं कि अमेरिकन शिप पर अगर नुकसान पहुंचा तो अमेरिका ने उसके मुकाबले में अपने फाइटर जेट्स को भेजा और एक जवाबी कार्रवाई की ताकि उनकी फेस सेविंग भी हो दुनिया के सामने के देखिए हमने जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन इंडियन कार्गो हाउथीज के मिसाइल के अंडर आता है और उसको डैमेज किया जाता है। लेकिन इंडियन नेवी जो कि तारीख में इस वक्त सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट किए हुए बैठी है रेड सी में, इससे पहले इंडियन नेवी की कभी भी इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं थी, लेकिन इस दफा है। उसने इस पर कोई भी जवाबी वार नहीं किया या किसी भी किस्म की प्रेस रिलीज या स्टेटमेंट भी इंडियन नेवी की तरफ से नहीं आई, जिसकी वजह से इंडियन नेवी पर क्वेश्चन मार्क्स उठाए जा रहे हैं। इसी पसे मंजर में दोस्तों हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने रेड सी की उस पूरी फ्लीट का हिस्सा बनने का क्यों फैसला नहीं किया था और पाकिस्तान का इस फैसले के पीछे की डायनामिक्स भी आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान के बारे में बताऊं क्योंकि हाउथीज का और इंडिया के दरमियान इस पूरे मामले का रिलेशन क्या है वो तो मैं आपको समझा चुका हूं। पाकिस्तान ने अक्टूबर 2023 में ये ऐलान किया था कि वो रेड सी में अपनी एक शिप को भेजेंगे। जब हालात काफ़ी ज़्यादा डिटीरियोरेट हुए तो मसला ये था कि जो पाकिस्तान की तरफ तिजारती काफिले आते हैं वो भी इस खतरे में आ सकते थे क्योंकि वहाँ हाउथीज के अलावा सोमालियन पायरेट्स का भी खतरा मौजूद था। लेकिन तकरीबन 15 दिन के बाद ही 15 अक्टूबर 2023 को आई बिलीव कि 15 दिन के डिप्लॉयमेंट के बाद ही पाकिस्तान अपनी शिप्स को वापस बुला लेता है अपने एरियाज में यानी कि अरेबियन सी में। पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया? क्योंकि उसी दौरान अमेरिका के जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी आई थिंक लॉयड ऑस्टन उनका नाम है, उन्होंने ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन का ऐलान किया। ये कुछ मुल्कों का इत्तेहाद था जो कि हाउथीज के खिलाफ लड़ने वाला था। इस इत्तेहाद में अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान, इंडिया, तुर्किया ये कंट्रीज भी उसका हिस्सा बने, लेकिन जो मुल्क इस इत्तेहाद का हिस्सा बने उसकी लिस्ट को आप यहाँ देख सकते हैं। इनमें पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की और बहुत से मुस्लिम कंट्रीज थे, उन्होंने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था क्योंकि कोई भी कंट्री उस वक्त यमन में होने वाली जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता था क्योंकि सबको पता था कि ये जंग एक लावे का काम करेगी जो सबको अपनी लपेट में लेगा। तो इसीलिए पाकिस्तान ने ना सिर्फ ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन का हिस्सा बनने से इनकार किया बल्कि उसी वक्त एक बेहतर फैसला लिया कि अपनी शिप को रेड सी से निकालकर अपने एरियाज में यानी कि अरेबियन सी में ले आया। पाकिस्तान अपनी शिप्स को ओमान की तरफ ले गया एंड लेटर ऑन फिर वो ईरान और फिर आगे पाकिस्तान आ गई। इसी दौरान अमेरिका ये चाहता था कि जो सेंट्रल टास्क फोर्स 153 है जिसे CTF 153 कहा जाता है, पाकिस्तान चूंकि पहले उसका भी हिस्सा था तो पाकिस्तान ने उसका फॉर्मल हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया। उसकी रिपोर्ट्स को आप यहाँ देख सकते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान उसी वक्त चीजों को समझ गया था कि यहाँ खतरे वाली चीज है और कोई भी ऐसा वाकया होता है और आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फिर आपकी नेशनल इंटेग्रिटी पर वो बात आ जाती है। और अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं और यमन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं तो वो भी आपके हक में बेहतर नहीं है। सो बेहतर पाकिस्तान ने यह समझा कि टाइम से ही अपने एसेट्स को वहां से निकाल ले। इंडियन नेवी ने इस दौरान अपनी डिप्लॉयमेंट किए रखी। इंडियन नेवी की डिप्लॉयमेंट को अगर यहाँ देखा जाए तो एटलीस्ट 10 के करीब वॉरशिप्स जो हैं वो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न अरेबियन सी में मौजूद हैं इंडिया की, जो कि तारीख में सबसे ज्यादा है। और ये एरियाज रेड सी की जो गल्फ ऑफ अदन है इसके बहुत ही ज्यादा करीब लगते हैं। और प्योरली रेड सी में तकरीबन 2 के करीब इंडिया की नेवल वॉरशिप्स मौजूद होती हैं जिनमें INS कोची है जो कि कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर है और उसके अलावा एक और शिप है।
अब दोस्तों जो हाउथीज की तरफ से रिसेंट अटैक किया गया उसमें उस शिप को निशाना बनाया गया जिसमें इंडिया का कार्गो या सामान जा रहा था, जो कि जाहिर बात है इनडायरेक्टली इंडिया के कार्गो या इंडिया की इंटेग्रिटी पर हमला था। लेकिन इंडियन नेवी ने जो फैसला किया कि उन्होंने हाउथीज को या यमन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, हमारे जाती ख्याल में वो एक बेहतर फैसला था, क्योंकि अगर इंडियन नेवी इस पर कोई कार्रवाई करती है तो इंडियन नेवी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिकी इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएगी, जिसका हिस्सा बनने से पहले इंडिया ने भी इनकार कर दिया था। तो इस दौरान अमेरिका एक बेहतर टैक्टिक्स के साथ आ रहा है कि वो एक तरफ तो ये दावा करता है कि हम जितनी भी तिजारती शिप्स हैं उनको प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे वाकयात को इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करता है कि कंट्रीज कहीं ना कहीं आके इन मामलात का हिस्सा बने और उन्हें फिर यमन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि मैंने बताया कि पहले ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन बनाया गया, वो नाकाम हुआ, फिर CTF 153 को एक्टिव किया गया ताकि हाउथीज के खिलाफ लड़ा जाए, लेकिन खातिर खा हमायत अमेरिका को नहीं मिल सकी, जो बहुत ही ज़्यादा कोर इत्तेहादी हैं अमेरिका के, जैसे इंग्लैंड है, उसके अलावा बहरीन है, फ्रांस है, इन जैसे कंट्रीज अभी भी पार्ट हैं हाउथीज के खिलाफ लड़ने में। बट जो ज़्यादा आगे आगे दो मुल्क हैं वो बरतानिया और अमेरिका हैं, और दोनों तरफ इसका नुकसान हो रहा है। यानी कि हाउथीज भी जो शिप उनके रडार के अंडर आती है उस पर मिसाइल्स फायर करते हैं, या तो मिसाइल अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम शॉट डाउन कर लेते हैं, और अगर उन्हें डिस्ट्रॉय ना किया जा सके तो वो शिप को जाके लगते हैं और शिप का नुकसान होता है। दूसरी तरफ उसके जवाबी वार में अमेरिका और बरतानिया अपने जंगी तैयारों को भेजते हैं और यमन पर बमबारी की जाती है, और ये पूरे का पूरा खेल जारी है जिसमें अमेरिका ये पूरी कोशिश कर रहा है कि वो उन मुल्कों को जो उसके इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे उन्हें भी किसी ना किसी तरह ये ट्रैप करके या धोखाधड़ी में लाके या प्रेशराइज करके अपने इस कोएलिशन का हिस्सा बनाया जाए। बट अभी तक अमेरिका को इसमें खातिर-खा नाकामी ही देखने को मिली है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। आपका इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या ख्याल है, अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।